नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं परवीन शेख। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले एक नजर आज की टॉप हेडलाइंस पर। जम्मू में अमित शाह की रैली में उमड़ी भीड़। विधानसभा चुनाव को लेकर शाह की राहुल गांधी को बड़ी चुनौती, बोले 370 नहीं लाने दूंगा वापस। हरियाणा कांग्रेस में मचा बवाल। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आप के साथ गठबंधन से किया इनकार, राहुल के फैसले को किया खारिज। कांग्रेस में जाते ही विनेश फोगाट की बड़ी मुश्किलें। बृजभूषण शरण सिंह ने खोला मोर्चा, बोले मैं बेटियों के अपमान का दोषी नहीं, कांग्रेस जिम्मेदार। कोलकाता कांड में सीबीआई की जांच में नया मोड़। सुनवाई के दौरान कोर्ट में देर से पहुंची सीबीआई, जज ने जमकर लगाई फटकार। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने एमवीए में सीएम फेस को लेकर छिड़े विवाद पर किया बड़ा दावा, बोले उद्धव का नाम सीएम फेस की लिस्ट में नहीं। खबरों में सबसे पहले बात जम्मू कश्मीर में गरजे अमित शाह की। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने आज अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया। इस मौके पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि 10 साल में जम्मू कश्मीर में हमने मैक्सिमम टेररिज्म से मैक्सिमम टूरिज्म देखा है। शाह ने कहा कि धारा 370 इतिहास बन चुकी है, वो कभी वापस लौटकर नहीं आ सकती। शाह ने आगे कहा कि 3 परिवार चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर आतंकवाद की ओर बढ़े। गांधी, अब्दुल्ला और मुफ्ती परिवार ने जम्मू कश्मीर से पैसा लूटा है, वो जम्मू कश्मीर के लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। राहुल गांधी को लोगों को गुमराह करना बंद करना चाहिए। वो गुज्जर, बकरवाल, पहाड़ी और दलितों का आरक्षण छीनना चाहते हैं। अमित शाह ने जिस तरह से आज ललकारा है राहुल गांधी के लिए, तो जम्मू कश्मीर में कई चुनौतियां। देखिए, जम्मू के अंदर जो खबर आ रही है वहां भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व तो है ही, इसमें कोई डाउट नहीं है। दूसरी तरफ खबर यह भी है कि जिस हिसाब से कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस अब्दुल्ला की पार्टी ने वैली के अंदर जिस तरह का माहौल बनाया है, उसमें वहां उनको बढ़त मिल सकती है। ये तो चुनाव के नतीजे आएंगे, किसी को कुछ मिलेगा, किसी को कुछ मिलेगा। लेकिन एक काम अमित शाह सही कर रहे हैं, वो ये कि राहुल गांधी की जो झूठ की फैक्ट्री है, उसको बाकायदा शुरू से ही आपको लगाम कसने की जरूरत है। जैसे राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम आपको पूर्ण राज्य का दर्जा दिलवा के रखेंगे। भाई, हो तुम कौन और किसने मना किया है? आप वो मुद्दे उठा रहे हो जो ऑलरेडी नोन है। वो हमेशा के लिए थोड़ी एक सेंटर के लिए टेरिटरी रहेगा, यूनियन टेरिटरी नहीं है वो। उसको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाएगा। प्रधानमंत्री कह चुके हैं, गृह मंत्री कह चुके हैं। लेकिन आप क्या कर रहे हो? आप वहां कश्मीर में जाकर के आप लोगों को भटका रहे हो कि देखो बीजेपी वाले पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं देंगे। तो ये क्लैरिटी देना जरूरी है। लेकिन ये सवाल पूछना अत्यंत ही आवश्यक है और ये कांग्रेस पार्टी को ये जवाब देना होगा महाराष्ट्र में, बिहार में, यूपी में, देश के बाकी हिस्सों में कि ये बताओ कि 370 को तुम वापस लाओगे या इतिहास समझते हो। यहां कांग्रेस पार्टी फंस जाएगी। इसलिए नई शुरुआत संकल्प पत्र के बाद अमित शाह को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी लोकसभा में जिस तरह से सीटें घटी है, वो जो लगातार 2 जगह चुनाव हैं, हरियाणा और जम्मू कश्मीर, यहां पे अगर बीजेपी को नुकसान होगा तो ओवरऑल बीजेपी के इमेज के ऊपर बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। बिल्कुल सही। और खबरों में आगे का रुख करते हैं और बात हरियाणा कांग्रेस में मचे सियासी बवाल की। राहुल गांधी ने हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर एक ऐसा बयान दिया था जिसको लेकर अब पार्टी के अंदर बगावत छिड़ गई है। दरअसल हरियाणा में हुई बैठक में राहुल गांधी ने आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन की बात कही थी और इस बात से हरियाणा में बात बिगड़ गई, क्योंकि बैठक में मौजूद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को राहुल का यह बयान नागवार गुजरा और वो बैठक छोड़कर बाहर चले गए। वहीं आज हुड्डा ने साफ कर दिया कि राज्य में आम आदमी पार्टी के साथ कोई गठबंधन नहीं होगा। इसके साथ ही आम आदमी पार्टी ने भी 90 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। यानी हरियाणा में कांग्रेस के खेल जो है वो पूरी तरह से बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है।
क्या वाकई में इसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना होगा? देखिए, मुझे समझ में नहीं कैसा लीडर है ये राहुल गांधी। आप कोई प्रस्ताव लेकर के आते हो, आपकी पार्टी के लोग नहीं सुनते, और अगर ये प्रस्ताव कोई कंसेंसस पे नहीं था तो आपके प्रवक्ताओं को बाहर आकर के बताना नहीं चाहिए था, इसका शोर शराबा नहीं करना चाहिए था। देयर आर मेनी थिंग्स पार्टी के अंदर में डिसाइड किया जाता है कि भाई इसको मीडिया को नहीं बताना है, ये हम लोग अंदर अभी पहले कुछ प्लान कर लेते हैं, कुछ चीजें हो जाती है तब हम इसे बाहर जाकर के बोलेंगे। इतनी भी समझ नहीं है। इसका मतलब यह है कि राहुल गांधी का जो मॉडस ऑपरेंडी, जिस तरह से उनकी कार्य प्रणाली है, वो मीटिंग में एक इररिस्पॉन्सिबल व्यक्ति की तरह आप कुछ भी बोल दोगे विदाउट अंडरस्टैंडिंग इट्स रेमिफिकेशन, कि उसका बाद में क्या नतीजा निकलेगा, क्या हुआ। आप अपने आप को फन्ने खा समझ रहे हो कि इंडी गठबंधन के सर्वमान्य नेता हैं। लीजिए, आपकी बात ना आम आदमी पार्टी ने माना, ना आपकी अपनी पार्टी ने माना। तो कहने का मतलब ये है कि ये तो आ बैल मुझे मार वाली कहानी हो गई। कहां कांग्रेस पार्टी का कैंपेन चल रहा था धुआंधार कि भाई अभी हम अपने दम पे बहुमत लेकर के आएंगे, और उस तरह की परिस्थितियां अभी तक तो थी। लेकिन अगर आप इस तरह का सेल्फ गोल करना चालू कर दोगे, आपने बीजेपी के हाथ में एक हथियार दे दिया, अब वो घूम घूम के कह रहे कि देखो ये तो कमजोर है, इसको अभी आम आदमी पार्टी की बैसाखी की जरूरत है। तो ये इमेच्योर, भाई देखिए, मैं बार बार कहता हूं ये 55 साल का हो गया है, कब मैच्योरिटी आएगी। और मुझे तो हंसी आती, बहुत सारे लोग कहते रहते हैं, पत्रकार लोग, कि अब राहुल गांधी मैच्योर हो। भाई 55 साल में तो वानप्रस्थ आश्रम के लिए लोग निकल जाते हैं, बुढ़ापे में कोई मैच्योर होता है? 30-32 साल उम्र होती है मैच्योरिटी की। ये 20 साल पीछे चल रहे हैं, और ये हरकत इनकी बस वही है। ये खामखा कांग्रेस पार्टी ने अपनी भद्द पिटवाई है। बिल्कुल। और इधर खबरों में आगे बढ़ते हैं। विनेश फोगाट के कांग्रेस में शामिल होते ही उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्योंकि बीजेपी नेता बृजभूषण शरण सिंह अब फोगाट और कांग्रेस पर तीखे वार कर रहे हैं। कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह ने कहा है कि उनके खिलाफ महिला पहलवानों के आंदोलन के पीछे कांग्रेस थी, और आज ये साफ हो गया है। बृजभूषण ने कहा है कि मेरे खिलाफ साजिश रची गई थी। विनेश और बजरंग ने महिलाओं का इस्तेमाल किया, उनकी लड़ाई सम्मान की नहीं थी। इसके साथ ही बृजभूषण ने राहुल गांधी को भी निशाने पर लेते हुए कहा, विनेश ने राहुल गांधी से भी पंजा फंसाकर हाथ मिलाया था। अब राहुल गांधी भी बचकर रहें, कहीं उन पर भी आरोप ना लगा दे कि मैं उस वक्त कुछ बोल नहीं पाई, उस समय राहुल गांधी ने जबरदस्ती खींच लिया था। लेकिन यहां पर जिस तरह से बृजभूषण ने वार किया है, वाकई में ये नुकसान पहुंचाएगा कांग्रेस और विनेश दोनों को। देखिए, 2-3 नुकसान होने वाले हैं। पहली चीज, विनेश राजनीति में आई, चुनाव लड़ रही हैं, सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है। जज के दिमाग में इमीडिएटली गया होगा कि ये सब तो इसका मतलब है कि स्टंटबाजी है। आप शुरू से ही पॉलिटिकल स्टंट कर रही थी, आपको राजनीति में जाना था, और इसलिए ये सब तमाशा किया। सुप्रीम कोर्ट या कोई भी अदालत इस तरह के मुद्दे पे महिलाओं के प्रति एक संवेदनशील होती है, उनका फैसला जो है वो महिलाओं के फेवर में दिया जाता है। लेकिन जब तमाम सबूत, अब देखिए वो चीख चीख के कह रहे हैं। दूसरा नुकसान क्या है? द टाइम यू ज्वाइन पॉलिटिक्स, अब तो आप कांग्रेस की नेत्री हो गए। इट इज ओपन फॉर ऑल। अब तो आपको क्रिटिसिज्म लोग करेंगे बिना हिचक के। कह दिया क्या? बताओ, आपने 3-3 बार यह दावा किया कि हमने आपके साथ गलत किया। जो तारीख आपने जमा किया है कोर्ट के अंदर में, उन तीनों ही तारीख पे ना मैं दिल्ली में था, ना मैं हरियाणा में था, 2 बार तो मैं देश के बाहर था। अब कहां से सबूत लेकर के आएंगे? तो जज साहब के दिमाग में भी एक खराब इमेज गया। आपने अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदी आप बन गई अब, इसलिए जो है हमला आपके ऊपर होगा। अब तो कोई मना नहीं कर सकता। अब देश की बेटी कोई नहीं कहेगा, ये भूल जाइए कि अब आपको कोई पहलवान, कोई मेडल वाला मानेगा। अब आप एक कांग्रेस पार्टी की लीडर हो गई। और तीसरा जो सबसे बड़ा नुकसान, जो लोग आपको एक स्पोर्ट्समैन समझ के आपके साथ खड़े थे, वो अब थू थू कर रहे हैं। सोशल मीडिया पे जाइए, देखिए, ये काम नहीं करना था।
साक्षी मलिक ने बयान दिया, आपके साथी आपके खिलाफ हो गए, आम जनता को तो छोड़ दीजिए, तो आप घर के रहना घाट के। लेकिन ये तो बड़ा बुरा किया बजरंग पुनिया के साथ कांग्रेस वालों ने, टिकट नहीं दिया, टिकट मिलेगी भी नहीं उसको। उसको कोई पता नहीं, कोई संगठन है कांग्रेस पार्टी के अंदर, किसानों का एक सेल है ना, जैसे यूथ विंग होता है, वो से किसानों के लिए फार्मर्स विंग जो है उसका, उसको अध्यक्ष बना दिया। वो पता नहीं वो सेल काम करता भी नहीं, हमने तो नहीं सुना अभी तक, किसी ने नहीं सुना कांग्रेस का कोई किसानों का संगठन है उसका आपने बना दिया। तो खैर, राजनीति में अगर आप आए हैं तो राजनीति का तो चाल अपनी अलग से तरीके से चलता है। अच्छा होता कि ये लोग राजनीति में ना आते, या आना भी था तो एक बार सारा मामला सलट गया होता, सुप्रीम कोर्ट से सब कुछ निकल गया होता, तब अगर आप ज्वाइन किए होते तो आपको नुकसान नहीं होता। वैसे डेमोक्रेटिक कंट्री है, किसी का भी जो है राजनीति में जाने का अधिकार है, आपने अपने अधिकार का जो है इस्तेमाल किया। लेकिन अब आप ये सोचोगे कि आपको उस तरह की संवेदनाएं जनता के द्वारा मिले, वो पॉसिबल नहीं है। और खबरों में अब बात कोलकाता कांड की। डॉक्टर बिटिया के साथ हुई हैवानियत पर ममता सरकार को राहत मिलती नहीं दिख रही है। लोगों का विरोध प्रदर्शन जारी है और इंसाफ की मांग तेज हो चुकी है। इस बीच सियालदह कोर्ट में सुनवाई के दौरान सीबीआई के जांच अधिकारी की गैर हाजिरी और जांच एजेंसी के वकील के 40 मिनट देर से पहुंचने पर जज ने फटकार लगाई। अदालत ने कहा कि एजेंसी के सुस्त रवैये को दिखाता है। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पामेला गुप्ता ने तंज भरी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि अगर वकील मौजूद नहीं है तो संजय रॉय को जमानत मिलनी चाहिए। इसके साथ ही जज ने कहा कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। फिर दोनों पक्षों को सुनने के बाद मजिस्ट्रेट ने संजय रॉय को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। आज सीबीआई का रवैया वाकई में शर्मनाक। देखिए, बिल्कुल ही शर्मनाक है। आप यू आर नॉट टेकिंग दीज थिंग्स वेरी सीरियसली। देन 1 महीना पूरे होने वाले हैं, अभी तक आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया, बताया नहीं कि भाई क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, कौन लोग शामिल है, क्या है, नहीं है। क्योंकि ये पब्लिक इन सारी चीजों को एक ऑथेंटिक सोर्स से जानना चाहती है। भाई टीएमसी वाले तो रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं। आप मीडिया में खबर प्लांट करें, क्यों? इसकी आवश्यकता नहीं है। आप कोर्ट से परमिशन लीजिए कि भाई ये पब्लिक, पूरी दुनिया जानना चाह रही है कि भाई इस केस में क्या हुआ है, और आप 40-40 मिनट लेट पहुंचेंगे। दिस इज नॉट डन। आप लोगों ने इसी तरह से बर्बाद कर दिया सुशांत सिंह के केस को। यह केस भी उसी रास्ते ना जाए, ये जनता की अपेक्षा है। लेकिन जब ये गए तो कोर्ट में बड़े बड़े खुलासे हो गए। कोई फार्म हाउस बनाया हुआ है इस डॉक्टर ने नारायणपुर कैनिंग के पास, वहाँ स्विमिंग पूल वगैरह सब है, सब केजरीवाल है, सबको शीश महल चाहिए। और बड़ी बड़ी जानकारियां आई है बाहर कि किस तरीके से ये हॉस्पिटल को अपनी जायदाद समझ करके लूट रहा था। और सीबीआई ने कोर्ट में यह भी कहा है कि इसकी जो गतिविधियां हैं उससे ये साफ है कि ये अकेला नहीं कर सकता, ये अकेला ये काम नहीं कर सकता। इसके ऊपर हायर अप्स, मतलब स्वास्थ्य विभाग में, स्वास्थ्य मंत्रालय में, ममता बनर्जी की सरकार में, नबन्ना में बैठे हुए लोग इसके साथ हैं, और शायद इसलिए इसको बचाने की कोशिश की जा रही थी। अभी कई सारे खुलासे होने इस केस में बाकी। बिल्कुल। और खबरों के आखिर में बात फडणवीस के बड़े दावे की। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले ही उद्धव ठाकरे अलग थलग नजर आ रहे हैं। महाविकास आघाड़ी में अंदर खाने काफी गड़बड़ी चल रही है, जिसको लेकर डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने एक चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा है कि महाविकास आघाड़ी में मुख्यमंत्री पद के लिए शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे दौड़ में नहीं है, बल्कि 3 से 4 अन्य जो चेहरे हैं वो इस दौड़ में शामिल हैं। ये हम नहीं बताएंगे कि वो कौन है, लेकिन ये तय है कि उनमें उद्धव ठाकरे का नाम नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि उद्धव 3 दिनों तक दिल्ली में थे। उन्हें उम्मीद थी कि सीएम फेस के तौर पर उनके नाम की घोषणा की जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सोनिया गांधी ने तो उद्धव से मुलाकात की तस्वीर तक जारी नहीं होने दी। यानी यहाँ पर बेइज्जती हो रही उद्धव ठाकरे की। देखिए, उद्धव ठाकरे क्या करेंगे समझ में नहीं आ रहा है। आदर तो आप राजनीति में वो दाव खेलो जिसमें आप सर्टेन हो। जग हंसाई करके कोई राजनीति नहीं कर सकता।
आपके लोगों ने ये माहौल बना दिया पहले, और खास करके संजय राउत ने। संजय राउत जब तक रहेगा उद्धव ठाकरे को इस तरह की परेशानियां होती रही। बड़बोला बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा बोलते हैं वो। आपने वो माहौल क्रिएट कर दिया, भाई मुख्यमंत्री होंगे, मुख्यमंत्री होंगे, मुख्यमंत्री बना दो, मुख्यमंत्री बना दो, तमाम तरह की बातें कर दी। अब इन लोगों ने गच्चा दे दिया, कांग्रेस पार्टी करने की जरूरत नहीं है। राहुल गांधी चुप हो गए, अब इस मामले में कोई चर्चा नहीं होगी। लोग चाहते तो हैं कि भाई गठबंधन रहे, बीजेपी को हराने के लिए गठबंधन आवश्यक है। अलग थलग लड़ेंगे तो हवा में उड़ जाएंगे, पता नहीं चलेगा। लेकिन साथ में लड़ने के लिए आपने ये क्या बवाल शुरू कर दिया कि भाई मुख्यमंत्री हमको बना दो। अब कांग्रेस पार्टी ने मना कर दिया, शरद पवार ने मना कर दिया, और सबसे बड़ी चीज आपने ये एक बड़ा मुद्दा अपने खिलाफ बीजेपी और शिंदे साहब के हाथ में दे दिया। अब अगर आपकी घोषणा नहीं होगी तो ये तो जाकर के शिंदे साहब जाकर शिव सैनिकों को बोलेंगे कि तुम किसको वोट करने जा रहे हो, हाँ? किसको वोट करने जा रहे हो? औरंगजेब के रिश्तेदारों को वोट करोगे? हाँ, जिन लोगों से लड़ते आए उसको वोट करोगे? लेकिन एक और खबर आ रही है कि जिस हिसाब से इधर के गठबंधन में अजित बाबू को झटके पे झटका दिया जा रहा है, वो लग रहा है कि उनको इस चाचा भतीजे को फिर वापस एक साथ जाना पड़ेगा। और अगर पवार दोनों एक साथ हो जाते हैं और महाविकास अघाड़ी में चले जाते हैं तो उद्धव ठाकरे की पोजीशनिंग और खराब हो जाएगी, सीटें फिर और कम हो जाएंगी, और भारतीय जनता पार्टी को दोनों ही साइड से फायदा ही फायदा हो जाए। और इस तमाम जानकारी के लिए, सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए इतना ही। देश और विदेश की बाकी खबरों के लिए और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।